हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है पृथ्वी की भूगर्भ की जानकारी के साथ। भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदरूनी भाग, पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो उसकी जानकारी हमें किन साधनों के द्वारा प्राप्त होती है, वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, पृथ्वी की त्रिज्या 6,370 किलोमीटर है। 6,370 है, ये 6,378 हो जाती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के अंदर की परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि पृथ्वी के केंद्र तक जाकर कोई उसकी जांच कर सके। यानी पृथ्वी के केंद्र तक जाकर, पृथ्वी के केंद्र तक का मतलब है 6,370 किलोमीटर अंदर जाके, या वहाँ से कोई नमूना लाकर उसकी जांच की जा सके, यह हमारा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक अंदर नहीं जा सका या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अंदर नहीं पहुँच सका, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी, इसके पश्चात भी वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत हैं और यह बताने में सक्षम है। वैज्ञानिक फिर भी प्रयास कर रहे हैं और बता पा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी अंदर से पृथ्वी कैसी बनी हुई है और किस गहराई पर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो पदार्थ भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। यह जानकारी ज़्यादातर परोक्ष रूप से अनुमानों पर निर्भर, परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, परोक्ष का मतलब जो हमारे आंखों के सामने ना घटित हुआ हो, तो परोक्ष रूप से ही हमें पता है, अनुमानों पर निर्भर है, किसी ने जाकर तो वहाँ देखा नहीं है। आगे बोलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। अब आंतरिक संरचना के स्रोत क्या क्या है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष स्रोत, यानी डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, कहता प्रथम प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातल पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं। जो हमारे धरातल पर, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है धरातल, जिस पर हम रहते हैं, उस पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, सबसे आसान और प्रत्यक्ष स्रोत पहला वही है जिसको खनन वाले क्षेत्रों से प्राप्त किया, जहाँ जहाँ खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, गड्ढे खोदे जाते हैं अंदर से, पृथ्वी के अंदर से कोयला वगैरह निकालने के लिए, वहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, वो सबसे पहला स्रोत है। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। कहता अधिक तापमान के कारण, यानी जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाता है अंदर का, इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। फिर भी वैज्ञानिक आंतरिक सूचना को अच्छे से जानने के लिए खनन के अतिरिक्त भूपपटी, भूपपटी कौन सी होती है, धरातल, धरातल, धरातल से लेकर 30 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है, गहराई तक है, उसको हम भूपपटी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके डिटेल में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। और अभी आपको सही बताऊं तो अभी हम या जो वैज्ञानिक हैं भूपपटी को ही सही से भेद नहीं पाए हैं, धरातल के ऊपर से, समुद्र के अंदर से तो भेद लिया, और यह बताने में सक्षम है कि भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर संरचना कैसी है और कितनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। संसार भर के वैज्ञानिक यानी पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक है, दो मुख्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इनका नाम याद रखना। पहली है समुद्र में प्रवेधन योजना। प्रवेधन का मतलब है ड्रिलिंग, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और एक है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, यानी महासागरीय प्रवेधन। एक तो समुद्र प्रवेधन योजना, एक महासागर। समुद्र महासागर से थोड़ा सा छोटा होता है, महासागर काफ़ी बड़े एरिया को बोलते हैं और समुद्र थोड़े छोटे छोटे। समुद्र के रूप में देखा जाए तो समुद्र तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, जबकि महासागर हमारे पास कितने हैं, कुल 5 हैं। आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन, यानी सबसे जो गहरा ड्रिल किया गया है, वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक हुआ। ये लाइन अच्छे से याद करना, कई एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से। ये देखो, मैंने इस चित्र में आपको सारे महासागर दिखाए हुए हैं। ये ऊपर आर्कटिक महासागर इधर होता है, इसके बीच में ये सारा, ये अटलांटिक है, ये यहाँ अंटार्कटिक जो महाद्वीप है इसके ऊपर दक्षिणी महासागर है, इंडिया के नीचे हिंद महासागर है, और इधर साइड में ये प्रशांत, ये घूमकर दोबारा इधर आ जाता है, क्योंकि गोल है ना, तो घूमकर इधर आ जाता है। ये प्रशांत महासागर दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो आर्कटिक महासागर कौन सा था, ऊपर वाला, यानी ये जो महासागर है, यहाँ पर 12 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग हुई है। अभी सबसे गहरी यही हुई है और इससे ज़्यादा अभी तक नहीं कर पाया कोई भी। कहता इन परियोजनाओं से
जो प्राप्त पदार्थ हैं उनके नमूनों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त हुई है। इन नमूनों का परीक्षण करा और फिर पता लगाया वैज्ञानिकों ने कि अंदर की संरचना कैसी है, कैसे कैसे पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये तो पहले स्रोत की बात होगी। अब दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत है ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी भी पृथ्वी के अंदर से लावा निकल के आता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी अंदर का जब पदार्थ बाहर आता है, जब वो अंदर बाहर आके लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसकी जांच की जाती है, तो उससे भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। ज्वालामुखी फटने से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से, और उसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाता है। हालांकि यह बताना संभव नहीं है यह लावा मैग्मा, जब लावा पृथ्वी यानी ये जो लावा होता है जब ये पृथ्वी के अंदर है तब इसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर आ जाता है तब ये लावा कहलाता है। कितनी गहराई से बाहर आया है, यानी कितनी गहराई से आया है, ये 2 किलोमीटर से आया, 3 से, 15 से, 20 से, ये कुछ नहीं पता, कोई वैज्ञानिक इसको नहीं बता सकते। तो ये देखो एक ज्वालामुखी का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जब बाहर आ गया तो लावा है, यहाँ पर हमने दिखा भी रखा है, और जब ये पृथ्वी के अंदर यहाँ पर नीचे है तो ये मैग्मा कहलाता है। कोई इसका अंदाज़ा नहीं है कितनी गहराई से ये आ रहा है। तो ये हमारे डायरेक्ट सोर्सेज थे। अब आगे हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज या अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट जो हमारे आंखों के सामने ना घटता हो। देखो पहला स्रोत है पदार्थ के गुण धर्मों के आधार पर। गुण धर्म कौन कौन से? यानी पदार्थ का तापमान कितना है, घनत्व कितना है, और उसमें दाब का अंतर कितना, उस पर दबाव कितना पड़ रहा था। भूप्रपटी पर पदार्थ का घनत्व, भूप्रपटी यानी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, धरातल से लेकर पृथ्वी की बिल्कुल ऊपरी सतह से लेकर लगभग 30 किलोमीटर तक जो परत है, वहाँ जो पदार्थ का घनत्व है 3 से 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर है पावर में है, ये 3 क्यूब है। और जबकि औसत घनत्व जो है भूप्रपटी का वो 5.5 है। घनत्व से मतलब है जो पदार्थ है उसमें कण कितने क्लोजली आपस में जुड़े हुए हैं। यह आ गया घनत्व। अब घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, 3 चीज़ है ना, ये देखो तापमान, घनत्व और दाब। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के घनत्व, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, ऊपर बताया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट है। भूपृष्ठ यानी भूप्रपटी कह लो, भूपृष्ठ कह लो, ठीक है, या क्रस्ट कह लो, पर जो चट्टानें पाई गई हैं उनका घनत्व 3 से कम है, जबकि भूगर्भ की चट्टानों का घनत्व जो है 3 से अधिक है। यानी जब अंदर जाते हैं तो घनत्व ज़्यादा होता है, ऊपर घनत्व कम है। इसका तात्पर्य है कि भूपृष्ठ की रचना हल्की चट्टानों से हुई है, भूपृष्ठ यानी ऊपरी जो परत है, जबकि भूगर्भ की जो संरचना है भूपृष्ठ की चट्टानों की अपेक्षा भारी चट्टानों या पदार्थों से हुई है। क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो वहाँ पदार्थ का जो घनत्व है वो ज़्यादा पाया जाता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ, ये तो आप जानते हैं, गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। अब पढ़ते हैं दबाव। पृथ्वी पर ऊपर की चट्टानें नीचे स्थित चट्टानों पर दबाव डालती हैं। ये तो सही बात है। अगर हम किसी नीचे एक वस्तु नीचे रख दें, उसके ऊपर और वस्तु रखते चले जाएं तो सबसे नीचे की जो वस्तु है उस पर दबाव पड़ता ही है, जिससे उसका घनत्व बढ़ जाता है। यानी जिससे उसमें जो पदार्थ हैं, उसमें जो धूल कण वगैरह वो एक दूसरे के ज़्यादा निकट आते चले जाते हैं। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि भूगर्भ की चट्टानों पर सर्वाधिक दबाव पड़ता होगा, और इस कारण भूगर्भ में अधिक घनत्व की चट्टानें मिलती हैं। परंतु आधुनिक प्रयोगों से यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक चट्टान में एक सीमा होती है जिससे आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप दबाव डालते जाओ उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा, नहीं, एक लिमिट होती है, उसके बाद उसका दबाव उसका जो घनत्व है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, चाहे उस पर हम कितना भी अधिक दबाव बढ़ा लें। इसलिए निष्कर्ष निकलता है यदि पृथ्वी के भीतरी भाग का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है तो यह स्वयं भारी और अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। यानी पृथ्वी के अंदर जो घनत्व पाया जाता है वो अधिक दबाव से नहीं है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण वो घनत्व ज़्यादा है। और कैसे पदार्थ हैं वो? भारी पदार्थ हैं, जैसे लोहा, निकेल जैसे भारी पदार्थ और धातुओं से। इस तथ्य के कारण पृथ्वी की चुंबकीय स्थिति भी प्रमाणित होती है। आइए अब तापमान के बारे में पढ़ लें कि भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर सामान्य रूप से रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन के कारण, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें विखंडन होता रहता है, वे टूटते रहते हैं, और ऐसा होने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी हर 32 मीटर, जैसे हम 32 मीटर नीचे गए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, फिर 32 मीटर नीचे गए फिर 2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो तापमान में वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार 100 मीटर की गहराई पर 3 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर पर 30,
10 किलोमीटर पर 300 डिग्री, 100 किलोमीटर पर 3000 और 1000 किलोमीटर पर 30,000। और पूरी पृथ्वी के अगर केंद्रीय भाग पर चले जाएंगे 6378 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1,90,000 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान हो जाएगा। सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, और हम तो 42 डिग्री में भी त्राही त्राही करने लगते हैं कि हाय कितनी गर्मी पड़ गई। तो अब कहता है अधिक तापमान के कारण केंद्रीय भाग पूर्णतः पिघला होना चाहिए, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर कोई ठोस कैसे रह सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आप समझ लो खाली, साबित हुई है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ के नीचे का भाग तरल अवस्था में तो है, परंतु जो केंद्रीय भाग है जिसे हम क्रोड के रूप में जाना जाता है, वह पृथ्वी की तापीय अवस्था के बावजूद, यानी ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी वो ठोस अवस्था में है, क्योंकि इस पर चारों ओर से दबाव पड़ा हुआ है। अब फिर से थोड़ा सा रिवीजन। खनन से हमें पता चलता है कि गहराई में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। पृथ्वी की मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमानित किया कि गहराई पर पदार्थ के तापमान, दबाव और घनत्व के मान बढ़ते जाते हैं। तो सब ऊपर वाली बात अब आता है। दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्कापिंड है, जो कभी कभी धरती पर गिरते हैं। अब उल्कापिंड क्या होते हैं समझ लेते हैं। सौर परिवार के अंतर्गत पृथ्वी इत्यादि ग्रहों के अतिरिक्त उल्कापिंड भी आते हैं। यानी ग्रह तो हैं ही हमारे 8, उनके अलावा एस्ट्रॉयड हैं, उल्कापिंड हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी सौरमंडल में। तो ऐसा माना जाता है कि ग्रहों की उत्पत्ति के समय जब ग्रह बने तो ये उल्कापिंड अलग होकर सौरमंडल में फैल गए। जब ग्रह बन रहे थे तो सारे के सारे पदार्थ ग्रहों से नहीं जुड़ पाए थे, जो नहीं जुड़ पाए थे वो उल्कापिंड के रूप में अलग हो गए। इन उल्कापिंडों को हम रात के समय आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए भी देख सकते हैं। इन्हीं उल्कापिंडों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। अब कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि उल्कापिंडों की रचना निकेल और लोहे जैसे भारी तत्वों से हुई है। और लोहा और निकेल कहाँ पाया जाता है? वो पृथ्वी के अंदर भी पाया जाता है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये तत्व भी जरूर होंगे, और हैं भी। देखो ये उल्कापिंड की हमने एक फोटो दी है। इस तरह के उल्कापिंड होते हैं बड़े बड़े पत्थर के रूप में, और एस्ट्रॉयड भी इसी टाइप के होते हैं देखने में। कहता उल्का जो होते हैं, उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। उल्काएं वैसे ही पदार्थ से बने ठोस पिंड हैं जिनसे पृथ्वी बनी हुई है, क्योंकि सबका वायुमंडल में बने, सबका बनने का तरीका एक ही था। ये उल्कापिंड भी ग्रहों के ही भाग हैं जो ग्रहों से जुड़ नहीं पाए थे। अतः यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत भी हैं। अन्य स्रोत हैं गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं जो पृथ्वी पर होती रहती हैं। पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग स्थानों पर, यानी अलग अलग अक्षांश वगैरह पर, जब हम पढ़ेंगे इसको प्रैक्टिकल में डेर में, अलग अलग अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग अलग पाया जाता है। यानी पृथ्वी देखो कितनी बड़ी पृथ्वी है, तो अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का दिल्ली में है, हो सकता है लंदन में वो अलग हो। ध्रुवों पर आकर्षण बल अधिक, ध्रुव कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर आकर्षण बल अधिक होता है, और जबकि भूमध्य रेखा पर यह बल कम होता है। तो इसी प्रकार जो ध्रुवों के समीप देश है वहाँ ज़्यादा होगा, और जो भूमध्य रेखा के समीप है वहाँ कम होगा, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों की त्रिज्या कम होती है। जो ये 6378 है भूमध्य रेखा पर है, ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या कम, क्योंकि पृथ्वी जो होती है हमारी एग्जैक्ट गोला नहीं है, एग्जैक्ट बॉल नहीं है। ये ऊपर से थोड़ी सी ऐसे चपटी और फिर नीचे से ऐसी चपटी ऐसी होती है, ये संतरे जैसी। पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान यानी भार के अनुसार भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता रहता है। यानी द्रव्यमान जो पदार्थ प्रयोग हो रहे हैं, पृथ्वी के अंदर पदार्थों का असमान वितरण है। जो पदार्थ हैं हर जगह एक जैसे पदार्थ उपलब्ध नहीं है, कहीं पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, कहीं पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। असमान वितरण या फैलाव है, जिससे भिन्नता प्राप्त होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, गुरुत्व विसंगति क्या होती है? पदार्थों के असमान वितरण से भिन्नता उत्पन्न होती है, इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। चुंबकीय सर्वेक्षण से भी धरातल में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी मिलती है। जो चुंबकीय सर्वेक्षण करते हैं तो उससे भी पता चलता है कि चुंबकीय पदार्थ का वितरण भी एक जैसा नहीं है। कहीं चुंबकीय पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर और कहीं कम। इसी प्रकार भूकंप की गतिविधियाँ, भूकंप गतिविधियाँ भी पृथ्वी की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब सारे
पृथ्वी पर सारी जगह भूकंप प्रभावित नहीं है। ऐसा नहीं कि हर जगह भूकंप आते रहते हैं, कहीं बिल्कुल भी नहीं आते, कहीं ज़्यादा आते हैं, जैसे जापान में आते रहते हैं। तो ये सारे स्रोत थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो हमने इस वीडियो में पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझो, अपने साथियों को भी बताओ, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी बताओ जो इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।